अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ पर मैं चाहूँगा हम बात करें। एक तो सबसे पहले इस वक्त जो चीनी का बहरान है, और ये कोई अब की बात नहीं है बल्कि मुख्तलिफ वक्त से हम देख रहे हैं कि ये बहरान चल रहा है। मुख्तलिफ नोटिस लिए गए हैं इस सारे मामले पर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, लेकिन चीनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ज़िम्मेदारान का तयन इस सारे मामले पर नहीं हो रहा। ऐसे में जब इंतहाई महंगे दामों में चीनी फ़रोख्त हो रही है और तमाम ही चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, तो जो मुशीर ख़जाना है वो कहते हैं कि तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में सरप्लस हैं। ये बम्पर क्रॉप की भी बात की जाती है। और फिर अब नई जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कि एक तो वज़ीर आज़म का जो तमाम चीनी के ज़ख़ीरे हैं उनको मार्केट में लाने का उन्होंने हुक्म दिया है। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कुछ वज़रा तमाम तर इल्ज़ाम सिंध पर दे रहे हैं कि वो शुगर मिल्स जो सिंध में 15 अक्टूबर से चलनी थी वो आज 8 नवंबर तक नहीं चल पाई। कुछ मिल्स के हवाले से उनका कहना है कि वो चल रही थी लेकिन उन्हें बंद करवा दिया गया। और फिर ये इल्ज़ामात हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लगाया गया और कहा गया कि वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये तमाम तर काम इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने देखा कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, चीनी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूध की कीमतों की आज खबर आ गई। महंगाई जिसका मुसलसल नोटिस लिया जाता है, जिस पर मुसलसल हंगामी इजलास बुलाए जाते हैं, ताकीद की जाती है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वो महंगाई किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं हो रही। और ये मामला अब सिर्फ आलमी सतह की महंगाई का नहीं है बल्कि जो माफियाज़ यहाँ पर सरगर्म हैं उन पर भी क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा या उनको भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ दूसरा इंतहाई अहम मामला डस्का का वो इलेक्शन है जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब कराए गए। एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, वज़ीर आला के डिप्टी सेक्रेटरी और फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा भी इस मनसूबाबंदी में शामिल हैं। फिर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर फरगंदा यास्मीन साहिबा के घर पर एक गैर कानूनी मीटिंग करवाने का इल्ज़ाम भी है। और इंक्वायरी कमीशन के फॉर्म 45 और 46 में तरमीम, इनमें पोलिंग एजेंट के रिसीविंग खाने को शामिल न करने की सिफारिश भी इस इंक्वायरी रिपोर्ट में की गई है। अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म तौर पर डस्का के इंतखाबात में धांधली की। इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और एक मिसाल कायम करे ताकि कोई भी इलेक्शन को या वोट को चोरी ना कर सके। तो इस वक्त जो तमाम तर तहरीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2013 के इंतखाबात के बाद, और वो हलकों के हवाले से और वोट चोरी होने के हवाले से, आज इंक्वायरी रिपोर्ट ये बता रही है कि वो ख़ुद इस सब में मुलव्विस रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में मैं ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सैयद यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और नवाब तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो मैं उन्हें भी वेलकम कहूँगा। मैं राना एहसान साहब सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेता हूँ, या अगर मैं तैमूर तालपुर साहब से कर पाऊँ। तैमूर तालपुर साहब, चूँकि इल्ज़ाम आप पे है कि 15 अक्टूबर से जो मिलें शुगर मिल्स चलनी थी सिंध में वो नहीं चल पाई, फिर कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये शुगर का एक बहरान पैदा किया जा रहा है और इसमें आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल हैं, ये तमाम तर बयानात हैं। अदरवाइज़ कोई किल्लत नहीं है चीनी की और भी चीज़ों की, वो सरप्लस में है, ये हमें हमारे वफाकी वज़रा या मुशीरान बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे वफाकी वज़रा ने आज तक कितने सच बोले हैं इस आवाम के साथ कि आप इनकी बात का भरोसा करें। मुझे बड़ी हंसी आई जब हमारे काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिंध में 3 मिलें सिंध हुकूमत ने बंद कर दी हैं। जनाब आली, अभी तक तो हमारे पास कोई हुकूमत कैसे कोई बंद कराएगी? हमारी कोई शुगर मिल शुरू नहीं, क्योंकि हमारा जो सीज़न है वो 15 तारीख से शुरू होना था और 15 तारीख को ही शुरू होगा। और ये अभी से नहीं, ये साल दरा साल एक हमारी कमेटी बैठती है। हम वफाक की तरह हर चीज़ हिप हैज़र्ड वे में नहीं करते हैं। हमारी कमेटीज़ हैं एग्रीकल्चर की बनी हुई, वो बैठती हैं, हमारी हुकूमत के साथ बात करती हैं, और हम एक ऐसी डेट पर मिलें खोलते हैं जिस डेट पर हमारी कटाई प्रॉपर्ली शुरू हो सके, उस डेट पर मिलें भी रेडी हो जाए, क्योंकि मिलों को भी 15-20 दिन, कई महीना भी चाहिए होता है अपनी तैयारी करने का, सेटअप लगाने का। तो हम अपने टाइम से चल रहे हैं
मसला ये है कि क्योंकि जो गलत पॉलिसीज़ हैं वफाक की, जिनकी वजह से ये शुगर क्राइसिस क्रिएट किया जाता है ताकि इनके चहीते शुगर माफिया के थ्रू अपने पैसे बना सकें। जहाँ तक मिले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या नून लीग की, मेरे ख्याल से वो तो सारी आपको पता है, सब अंडर द विजन है, सब पे छापे लगते रहते हैं, वजह और बिला वजह देखा नहीं जाता कोई फ़र्क। हमारी मिलों पे तो सब पे आँख हैं। और आज जो किल्लत पैदा हुई हुई है उसमें से एक बड़ा जो पोर्शन है वो ओमनी शुगर मिल्स की वजह से। ओमनी शुगर मिल्स को प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शंस पर ज़बरदस्ती बंद किया गया है। ओमनी ग्रुप के जो शुगर मिल्स के अकाउंट्स हैं वो सारे सीज़ कर दिए गए हैं। और हकीकतन मैं आपको बताऊं कि जो वफाक के पास जो शुगर का अभी क्राइसिस चल रहा है उसमें इनके पास हार्डली मेरे ख्याल से 7 दिन का भी रिजर्व नहीं रहा। और अगर ओमनी मिल्स अभी चल रही होती 4 मिलियन टन्स का जो हमें इशू आता है और जो अभी हमारी उसके अलावा किल्लत है, तो आज की डेट से अगले 30 दिन तक की शुगर हमारे पास होती, यानी कि अगर एक्सेस में शुगर होती 1 महीना और, तो उसका ये मतलब भी होता है कि आपकी प्राइसेस शुगर की कम होती। तो ये ओमनी ग्रुप वगैरह सबकी शुगर ये तालपुर साहब आप कह रहे हैं कि 10 दिन से ज़्यादा का ज़ख़ीरा नहीं रहा। मुशीर ख़जाना ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ज़रूरत से ज़्यादा चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका है। ये आज की ट्वीट जी, बस इन ट्वीट्स पे तो हंसी आती है ना। आपने बंद मिलें भी जो है सो खुली मिल जो बिल खुली नहीं उनको बंद करा दिया। मुझे नाम भी नहीं बताया उन 3 मिलों के कि कौन सी वो 3 मिलें हैं जो सिंध हुकूमत ने बंद की हैं। और फिर ये इल्ज़ाम भी जो आपके सामने जो बात उन्होंने की है कि एक बार शुगर एक्सेस में है, तो आपके सामने अगले हफ्ते में ये खुद आकर रोएंगे कि हम क्या करें, हमारी चीनी के ज़ख़ीरे ख़त्म हो चुके हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। राना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये इसमें नाम आता है कि जी शरीफ ख़ानदान की भी मिल्स हैं, जरदारी ख़ानदान की भी मिल्स हैं, या पीपल्स पार्टी के लोगों की भी हैं, और वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से ये बताते हैं कि वो बड़े मुख्तलिफ माफियाज़ का सामना कर रहे हैं, और ये वज़रा कहीं ना कहीं हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि जानबूझकर ये आप 2 जमातें इस हुकूमत को फ़ेल करने के लिए तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये जो हुकूमत है ये कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और चौथे सवाल अपने दौरे हुकूमत के ये हर मसाइल के ऊपर जो है अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराती है, ये उनके नाम लेती है। आप हुकूमत में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन मसाइल का हल निकालें और आवाम को रिलीफ दें। देखें, आपको हकायक जो हैं वो आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, हकायक सामने आ जाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर 20 रुपए के लगभग पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। रुपया जो है वो 12 से 13% डी वैल्यू हो चुका है। फिर आपकी बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो आपका ख्याल है कि ये महंगाई का सैलाब नहीं आना? ये जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उस दिन तो इंपैक्ट नहीं आता, उससे महीने 15 दिनों बाद जो है वो रिजल्ट आवाम के सामने आ जाता है। जिस दिन आप बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं उससे 10-15 दिनों में रिजल्ट जो है वो बाहर आ जाते हैं। और यही हो रहा है, जो इकदामात पिछले 2-3 माह में लिए हैं उसका रिजल्ट अब आवाम के सामने है, और ये आगे या तो अभी थम जाएंगे चीजें तो शायद महंगाई कंट्रोल हो जाए, आगे तो जो है वो वजीर खजाना कहते हैं अभी बिजली के रेट बढ़ने, अभी गैस के रेट और बढ़ने, पेट्रोल और बढ़ सकता है। तो असल हकायक ये हैं कि इस हुकूमत की जो कंट्रोल्स हैं, इनकी जो गवर्नेंस है, वहां बेइंतहाशा इनकॉम्पिटेंसी है, नालायकी है। और चीनी का जो मामला है, अगर इस पर स्पेसिफिकली बात कर लिया जाए तो इसको अगर आप होलसमली देखें तो ये कितनी आपके पास स्टॉक्स में मौजूद है, आपकी अगली चीनी की फसल कब आने लगी है, आपने क्रशिंग और प्रोडक्शन कब करनी है, ये सारा एक सर्कल है जो हुकूमत ने जिसको मॉनिटर या रेगुलेट करना होता है। अगर इस साइकिल में कोई भी साइकिल में हुकूमत लेट हो जाए या हुकूमत इंसेंटिव ना दे सके एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को, कि वो जो गन्ना है उसको एक स्केल पे लगाएं जो उनके टारगेट से उनके मुताबिक चलें,
यहां अगर कहीं भी शॉर्टफॉल आ जाए तो ये डिमांड सप्लाई की गेम है, रेट बढ़ जाते हैं। अगर शॉर्ट होगी मार्केट में चीनी तो आपसे नहीं पकड़े जाएंगे, आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें। अब आप कहते हैं जी माफियाज हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी की मिले, तो आप किस खेत की मूली हैं भाई? आप हुकूमत है, कोई भी है, उनको उल्टा लटकाया एक्शन ने और करें। 4 साल से ये बहाने आप करी जा रहे हैं, कब तक आखिर आप इन्हीं बहानों के साथ जो है वो आवाम का पेट भरेंगे? असल हकीकत ये है, बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत फेल हो गई है अवाम को डिलीवर करने में, चाहे वो महंगाई हो उसको कंट्रोल काबू पाने में। हुकूमत को किसी, अब ये इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है, और उसी पैकेज में अनाउंस कर दिया कि जी आगे गैस की शॉर्टेज होगी और पेट्रोल और महंगा होगा, और फिर जो पैकेज दिया वो 300 रुपया फी खानदान भी नहीं बनता महीने का। तो इस तरह की ड्रामेबाजी से अगर आप समझते हैं कि आप हुकूमत को ये अवाम को कोई रिलीफ दे देंगे तो वो नहीं होगा। सईद यावर बुखारी साहब, आपसे मैं चीनी के मामले पर तो तफसील से जवाब लूँगा जो पॉइंट्स रेज़ किए मेरे दोनों मेहमानों ने, लेकिन उससे पहले कौमी सलामती का इजलास और वज़ीर आज़म साहब शिरकत नहीं करते, आज की ये बात मैं जान सकता हूँ सर क्या वजह है? मैं फिर आता हूँ चीनी पर ही आऊँगा, वही हमारा असल मामला है, लेकिन आप चूँकि साथ हैं और हम समझ नहीं पाते कि कौमी सलामती जैसा हम मसला जहाँ पर सभी बड़े बैठे हों, वज़ीर आज़म साहब नहीं बैठना प्रेफर करते। भारत के साथ टेंशन चल रही हो, इजलास चल रहा हो, वज़ीर आज़म साहब नहीं आते, क्या वजह है सर? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। सबसे पहले तो कोई ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से हो रही है, वरना कौमी सलामती के इजलास हो रहा हो और वज़ीर आज़म ना हो, ये बहुत कम होता है। और अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी हो, गॉड नोस मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, मैं तो लाहौर में हूँ, तो मुझे इनकी एग्जैक्ट सिचुएशन इल्म नहीं है। एक बात। नंबर 2, मेरे भाई ने बात की कि बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं ये पता कर लें। इनको अगर इल्म हो कि जितनी ये स्पेसिफिक बात की है तो इनको पता होगा कि बिजली का रेट क्यों बढ़ रहा है, पिछले बिजली घरों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किससे साइन किए, किस बेसिस पे साइन किए, और कितनी बिजली जरूरत थी, कितने बिजली घर लगाए गए। इस टाइम पे पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट्स 37,000 प्लस मेगावाट्स, 37,000 प्लस मेगावाट्स की कैपेसिटी है। जो पाकिस्तान की खपत है पीक पे 26 से 27,000 मैक्सिमम, ये मैं खींच के बता रहा हूँ, 26 से 27,000 मेगावाट है। बिजली की जो रसद की कैपेसिटी है वो है 22,000 मेगावाट। इन शेर के बच्चों से ये कोई पता करे, इन अक्लमंदों से, इन इंटेलेक्चुअल जीनियस से, आइंस्टाइन जो बैठे हुए हैं, कि इन लोगों ने जो कैपेसिटी चार्ज का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके बारे में जरा मुझे ये बताने की जरा फुर्सत में, जरा तफसील में मुझे बताएं कि वो कैपेसिटी चार्ज जो इस कौम के ऊपर इन्हें थोपा है, बंद बिजली घर होगा उसको फिर भी पैसा मिलेगा उस कैपेसिटी के मुताबिक। तो इन लोगों ने बेसिकली किया ये कि इन लोगों ने जो भी जो गड़बड़ इन लोगों को जी यावर बुखारी साहब, चाइनीज भी बोल, फिर वो चाइनीज चुप हो गए, अपनी नेशनल वो अपने नाम की वजह से चुप हो गए। लेकिन आप मुझे बताया कि कोई भी पावर स्टेशन इन लोगों ने लगाए, कहां से आए, कौन सी डेट में मैन्युफैक्चर, इन लोगों को ये बताएं कि उनकी इफिशिएंसी लेवल्स क्या हैं। तीसरी बात कि नंदी प्यूरल ये और वो जो भी लगाए लोगों ने, कैपेसिटी चार्जेस मुझे बता दें। इन लोगों का भी आपको बताता हूँ क्या है। कैपेसिटी चार्ज बंद बिजली घर भी हो उसका हुकूमत को कैपेसिटी चार्ज देना पड़ता है जो इनबिल्ट होता है आपकी बिजली के बिलों में। अभी इन लोगों ने प्रॉब्लम ये किया है कि आपकी जब रसद की कैपेसिटी 22,000 मेगावाट है और 37,000 मेगावाट के लिए पावर स्टेशन बनाए, उस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब को हम लोगों ने था जो एनर्जी के शो ताल्लुक रखते थे कि खुदा का वास्ता ट्रांसमिशन लाइंस बनाई, हमारे पास कैपेसिटी है, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें जो प्रॉब्लम आता है मैनेजमेंट का वो कैपेसिटी एक जगह से जहाँ पे बिजली घर है वहां से दूसरी जगह इसकी जो रसद होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आता है। इन लोगों ने वहां पे बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अच्छा, मैं समझ गया बुखारी साहब आपकी बात। अब आप ये बताएं कि 3 साल में आपने उसको बेहतर करने के लिए क्या काम किया है? जो सरप्लस बिजली आपके पास पैदा हो रही है और कैपेसिटी नहीं है उसको आगे भेजने की।
अभी हम ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर काम हम कर रहे हैं, काम शुरू हुए हैं, और इसके अंदर हम लोग जो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन्स पर। खैर साहब 22,000 पे तो ये छोड़ के गए थे ना, 3 साल में वो कितनी बढ़ी? वो 26 बुखारी साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ 22,000 एक साल में तो लगती नहीं मेरे भाई, उसके बकायदा वो आइडेंटिफिकेशन होती है, PC1 बनता है, उसका टेंडर होता है, तो दिस इज अ प्रोसेस जो 2.5 साल लेता है ये चीजें करने में। ये आपको इंशाल्लाह ताला एक आपको पहली जो ट्रांसमिशन लाइन होपफुली जो लाहौर आ रही है वो दैट शुड स्टार्ट वर्किंग इन जनवरी इंशाल्लाह ताला। फिर जो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है जिनके ऊपर टेंडरिंग वगैरह हो चुकी है, बाकी फजलो करम से वो भी अगले 1.5-2 साल में 2.5 साल में वो भी काम शुरू कर देंगे। आपने सबसे पहले जो अक्लमंदी कर ली है और एक हुकूमत अगली हुकूमत को उसके कामों को रोके आगे लेके। ठीक है बुखारी साहब, जरा आप चीनी के मामले पर आ जाएं। उधर ये क्या गलती करके गए कि 3 साल में एक चीनी का मामला नहीं आपसे काबू हो पा रहा, बाकी तो छोड़ें। पेट्रोल की बात करते हैं, जो ऑयल था वो $45 बैरल था इस टाइम पे, और 103-104 रुपए लीटर था। अभी इस टाइम पे ऑयल है $90 बैरल, और इस टाइम पे आपका जो ऑयल है जो पेट्रोल है वो 138 रुपए गालिबन। आप मुझे बताएं एग्जैक्टली कि कितने % इंक्रीज पेट्रोल का प्राइस हुआ है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल जो ऑयल बैरल का इंक्रीज हुआ है 100% से ऊपर इंक्रीज हुआ है। वो आपके पास इस टाइम पे मेरे ख्याल है 24 से 25% इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान में। ये कैसे? हम लोगों ने इंटरनेशनल तो 100% इंक्रीज हुआ, हम लोगों ने 24-25% इंक्रीज किया, तो ये हमने कैसे कर लिया? ये जादू ऐसे होता है, जादू नहीं था। इन लोगों ने पेट्रोलियम लेवी जो लगाई हुई थी वो एट अ वेरी हाई परसेंटेज, हम लोगों ने वो पेट्रोलियम लेवी को कट डाउन करते करते तकरीबन 6 राइटली सेट। बुखारी साहब एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। यावर बुखारी साहब, जो चीज़ एक मैं जानना चाह रहा था वो ये कि बाकी तो पेट्रोल की बात होगी, बिजली, ये सारी इनकी गलतियाँ हैं, चीनी का मामला क्यों नहीं सर काबू आ रहा? अब 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, इसके पीछे क्या मंतक है सर? जी, सबसे बड़ी बात तो इसकी है कि एक्सेस मुनाफाखोरी और वो हवस पैसे की जो इस कार्टेल ने एक अपने अंदर डाली हुई है। अभी आप ये देखें कि आप कहते हैं ना कि मेरे भाई ने कहा नून से कि इन लोगों से कंट्रोल कैसे नहीं, हुकूमत इनके पास है। आप जाके चेक करें सुप्रीम कोर्ट में स्टेज कब से पड़े हुए, एक इनके ऊपर 10 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था, 10 साल से स्टे है। अभी 40 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है, वो स्टे हो गया। हुकूमत क्या कर सकती है कि इनका पूरा स्टॉक उठा सकती है। इन लोगों ने जाके स्टे ले लिया, अभी कोर्ट स्टे दे रहे हैं इनको, क्योंकि इनके जो भी ताल्लुकात हैं, जो भी जरिए इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों ने कोर्ट से स्टे दे दिया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुकूमत बुखारी साहब, दिस गिव्स एन इंप्रेशन कि ये पावरफुल है इस वक्त मौजूदा हुकूमत से, हुकूमती मशीनरी से ज्यादा ताकतवर। नहीं, माफिया हमेशा बहुत पावरफुल होता है, उनका टक्कर आप लेते हैं। आप किसी का एग्जांपल ले लें, आप अमेरिका में जब वो प्रोहिबिशन थी, आप उसका एग्जांपल ले लें। ये लोग बड़े इनको तोड़ने में टाइम चाहिए, तो शुगर कार्टेल को तोड़ने के लिए टाइम तो जरूर चाहिए, लेकिन ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं वो हरकतें करनी पड़ेगी कि इससे हम हाथ मरोड़े से नहीं, इनको हम इनके घुटनों की पर लेके आए कि आवाम से आगे इनका मुनाफाखोरी हमें कबूल नहीं है। आवाम के जब इंटरेस्ट आते हैं तो इनकी किसी चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो जुडिशरी है उसको भी फिर आवाम के हक में खड़ा होना चाहिए। इसलिए जुडिशरी आवाम के हक में खड़ी नहीं हो रही है, वो कार्टेल के हक में खड़ी हो रही है। और शुगर कार्टेल जितना पावरफुल है आपको पता है, इन लोगों ने जाके स्टे ले लिया अपने स्टॉक के खिलाफ। स्टॉक हमारे पास पूरा है चीनी का, कोई कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों को रोजे मैशर भूल गए। ये लोग जानबूझ के सीजन को डिले करते हैं। 3 चलती हुई मिलों को बंद किया है। ये चीज 2009 में ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया था पंजाब में। इन्हें
एक्सेस शुगर एक्सपोर्ट। मैं सिर्फ बुखारी साहब एक चीज जान के आगे बढ़ना चाहूंगा, कोई चीज ऐसी है जिसका जिम्मेदार हम इस हुकूमत को भी ठहरा सकते हैं, या सब चीजों का जिम्मेदार हमने इन्हीं को ही ठहराना है, माजी की जो हुकूमतें रही? कोई चीज ऐसी फॉर एग्जांपल बता दें जिसकी रिस्पॉन्सिबल ये गवर्नमेंट भी है। अगर आपने ठहराना है तो हम लोग ये समझते थे कि ये तो इतने पावरफुल नहीं है जिससे ये असल में निकले। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग जो बातें करते ना, इन लोगों ने सिस्टम का बेड़ा गर्क किया, इन लोगों ने इस माशरे को मादा परस्ती के तरफ ले गए। तो यहाँ पे पैसा इनकी माँ है, पैसा इनका बाप है, और ये लोग पैसा दे कर हर काम कर रहे हैं। अगर जुडिशरी इस तरह से अगर आवाम के हक में करना चाहती है, इनके स्टेट को विकेट करे, और फिर देखिए हुकूमत इनके साथ क्या करती है। चीनी की कीमत हम 50 और 90 रुपए से ऊपर होने दें तो फिर हमसे इल्जाम दें। राइटली सेट भाई साहब, पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा सर, दूसरे मामले पर आते हैं। तैमूर तालपुर साहब, इस वक्त जो एक मामला जिस पर नून लीग तो बात कर रही है, डस्का इंतखाबात इंक्वायरी रिपोर्ट, लेकिन उस पर ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि खुर्शीद शाह साहब ने दोबारा से इशारा दिया एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, पीपल्स पार्टी के PDM में जाने का। इस पर कोई बात हो रही है, और किस हद तक भरपूर साथ आप देंगे, ख़ास तौर पे ये डस्का इंतखाबात की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इस पर नून लीग? जी बिल्कुल। उससे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ जिससे इस हुकूमत की नाअहली का कुछ हमारे सामने नज़र आता है। जिस टाइम पे 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त हमने यहाँ पर तेल परचेज़ किया था 147 रुपीज़ पर बैरल, और आज वो जो है कीमत है कोई 86 डॉलर्स पर बैरल, सॉरी। तो उस वक्त 147 डॉलर्स था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रोल दे रही थी 80 रुपये में, और डीजल तकरीबन 68 रुपीज़ तक मैक्सिमम गया था। तो अगर हम उस ज़माने में 147 डॉलर्स पे परचेज़ करके प्राइस देते, तो आज आप उसकी ऑलमोस्ट आधी प्राइस में उसका डबल चार्ज कर रहे हैं, और उस पर अब डिफरेंस देखें क्या है। तो ये चीज़ें मैनेज की जाती हैं। अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो एक्सचेकर ये लोड उठाता है अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए। खैर, दूसरी आपने बात की अबाउट PDM, मुझे नहीं पता कि PDM का क्या फ्यूचर है। मुझे नहीं पता कि हम कभी PDM के साथ मिले या ना मिलें। एक बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का, पीपल्स पार्टी कारकुनों का, जो समझता है कि PDM का इत्तेहाद टूटना नहीं चाहिए था। और मैं समझता हूँ अगर लीडरशिप ने ऐसा कोई फ़ैसला किया और शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ उसमें होंगे PDM में, मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी स्मूथली चल सकती हैं। बाकी मेरी लीडरशिप का फ़ैसला है, मेरा नहीं है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि आवाम का बहुत अशद दबाव है कि जो महंगाई 3 साल में हम पे लागत की गई है, उसको अब आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये पेट्रोल के प्राइसेस बर्दाश्त नहीं कर सकती है, गैस के प्राइसेस, ये इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं, आटा चीनी के जो हो रहे हालात प्राइसेस के, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा आवाम भी यही चाहती है कि सारी अपोजिशन यूनाइटेड हो, फिर वो PDM हो, वो कोई और प्लेटफॉर्म हो। और अब ये सिर्फ अपोजिशन नहीं है, ये आवाम और अपोजिशन अब मिल चुकी है, तो लिहाजा इनको साथ होना चाहिए। रही तीसरा, आपने मुझसे सवाल किया था डस्का का, तो वो तो हमारे सामने आ गया है। आवाम को तो तभी पता था, वहाँ के लोकल डस्का के लोगों को तभी पता था किस किस्म की ज़्यादती, ज़बरदस्ती, किडनैपिंग, अमले के अमले घूम रहे थे सरकारी। तो ऑफ कोर्स ये स्टेट कर सकती है, ये कोई आम कैंडिडेट नहीं कर सकता। और अब बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें सामने आ गई हैं, एंड आई एम होपफुल दैट द सुप्रीम कोर्ट विल टेक नोटिस ऑफ दिस एंड टेक एक्शन। राइटली सेड तालपुर साहब, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा राना साहब की जानिब बढ़ूंगा। राना साहब, इस वक्त आपका एक मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से, और क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त? एहतजाज के ऑप्शन पर तो बज़ाहिर हमें जो ख़बरें मिल रही हैं वो मौलाना नाखुश हैं, आप लोग कोई तारीख़ नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तारीख़ नहीं दे रहे हैं, जलसों की तारीख़ नहीं दे रहे हैं। ये एक चीज़ जो आपके हाथ में आई है इस वक्त, जो एक प्रूव है इंक्वायरी रिपोर्ट, इस पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़ के क्या किया जा सकता है? किस तरह अपना मुकदमा नून लीग लड़ेगी? देखें, इससे पहले मैं सिर्फ यावर साहब ने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया बिजली के मामले के ऊपर, उसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा बड़ा जल्दी। पहले तो यावर साहब ने जितनी बातें की वो लग नहीं रहा था कि हुकूमत के जो है वो मेंबर बोल रहे हैं,
और ऑपोजिशन के मेंबर लग रहे थे। इन्होंने कोई अपने इक़दामात की बात नहीं की, कोई सॉल्यूशंस पे बात नहीं की, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की। और यही कुछ हो रहा है और अवाम ये तमाशा देख रही है कि चौथे साल के हुकूमत के अंदर भी इनके पास बात कोई नहीं है करने को। देखिए, PMLN ने जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए 11,000 मेगावाट के, वो सारे LNG बेस्ड थे, कोल बेस्ड थे, जिन्होंने एनर्जी बास्केट प्राइस को कम किया। तो ओवरऑल जो हमारा एनर्जी मिक्स था उसकी प्राइस के अंदर रिडक्शन हुई। और अगर हम 11,000 मेगावाट लगा सकते हैं तो इनसे पूछें कि चौथे साल हुकूमत के अंदर ये ट्रांसमिशन लाइंस क्यों नहीं लगा सके। इन्होंने रिफॉर्म्स लानी थी। इनके जो मिनिस्टर थे उमर यूब साहब, उन्होंने कहा कि मैं सर्कुलर डेट को जीरो कर दूंगा। वो उन्होंने जो है वो 1.5 गुना बल्कि 2.5 गुना कर दिया अपने इन 3 सालों के अंदर, और किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं आई। ना लाइन लॉसेस कम हुए, ना टेक्निकल लॉसेस कम हुए, ना कोई रिफॉर्म्स आई। एक ही रिफॉर्म इन्होंने की, वो बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ाते चले गए और आवाम की जो है कमर इन्होंने तोड़ दी। तो ये खुदा के लिए अपना बताएं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या आगे इंप्रूवमेंट करनी है और चीजों को कंट्रोल कैसे करना है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। बाकी अगर कोई हमने कोई गलत काम किया तो हमें कटहरे में खड़े करें, हमें सजाएं दिलाएं। दूसरी बात ये कि जो आपने की कि आपका जो सवाल है डस्का के ऊपर, देखिए डस्का के ऊपर अब ये सर्टिफाई हो गया कि ये वोट चोर हैं, इन्होंने इलेक्शन चोरी किया और इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो रिपोर्ट आपको बता रही है। इन्होंने जो इंतजामिया है उसको शामिल जुर्म किया, और जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जाहिर सी बात है ये फिरदौस आशिक अवान का तो प्लान नहीं था। इसके पीछे उनको भी गाइड करने वाले या वो वजीर आला हैं या वो वजीर आजम है। तो उनको जो है वो एज पर लॉ उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वो इस्तीफा दें और उनके ऊपर। और देखें, बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे दौरे हुकूमत में तो जो कोई सुई भी गुम हो जाती थी तो सुओ मोटो ले लेता था। तो ये तो इतनी बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जो कि ECP ने की है, तो अब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और जो लॉ ऑफ द लैंड है वो इन पे लागू होना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राइटली सेड। यावर बुखारी साहब, क्या राय होगी इस पर, या ये रिपोर्ट जो कि चीज़ें वाज़े कर रही है कि मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई, कौन कौन मुलविस था, ये भी माजी के दौर पे डाल देंगे तो आप ही के दौर में हुआ है या इसकी भी कोई दलील है? तो उस टाइम पे जो रुपी डॉलर पैरिटी थी जरा उसको चेक कर लें और जो पेट्रोल लेवी थी उसको चेक कर लें। और ये मैं बोलता नहीं हूँ, ये सिर्फ चेक करें फॉर मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और नून के जमाने में भी पेट्रोल लेवी चेक करें और रेट चेक करें। दूसरी जो बात मेरे भाई ने की कि भाई कि हम लोगों ने ऑपोजिशन की तरह मैं बातें कर रहा हूँ, वो इसलिए कि इन लोगों ने जिस तरीके से तबाही मचाई है पावर सेक्टर की, ये जो सर्कुलर डेट बढ़ा है क्यों बढ़ रहा है, मैंने इससे सवाल किया, इनको इल्म ही नहीं है। खर्चा वो तो हो गई ना बात, मैं तो अब दस्का पे पूछ रहा हूँ तो मैं मान लिया ना यही सब चीज के कसूरवार है। जो सॉवरेन गारंटीज इन लोगों ने दी है उसकी वजह से रीनेगोशिएट नहीं हो सकता है और इन्हें डॉलर में वो सारा एग्रीमेंट, इसलिए सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। बातें करने में ये बड़े अच्छे हैं, हम लोगों ने कोल में और LNG में किया, आज से मैं व्हाट कॉस्ट, इनको कॉस्ट कभी नहीं पता है। तो तेरा ये फिर सारा इनका दर्द हम संभाल रहे हैं और वो हम इनको संभाल के भी दिखाएंगे। अच्छा, जहां तक बात है जस्का की, अगर किसी ने का मेंटल स्टोरी करने की कोशिश की है, वहां पे किसी को स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल की गई है और अगर ये इलेक्शन कमीशन इसको निकाल के लाती है और अगर हमारे पास कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की कोई रिपोर्ट गलत है, जो इन्वॉल्व है उसको पकड़े। हमें तो कोई एतराज नहीं है इस बात में, जो इन्वॉल्व है उसको पकड़ना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात में। यावर बुखारी साहब का ये कहना। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। बहरहाल इस वक्त चाहे इल्ज़ाम की बात हो या जो भी मामलात हों, महंगाई को लेकर इस वक्त तमाम शदीद सफ़र कर रहे हैं और बज़ाहिर तमाम तरह एक्शंस, नोटिस, कोई चीज़ इस वक्त दादरसी नहीं कर रही है आवाम की। उम्मीद करते हैं कि आवाम को हतमी तौर पर रिलीफ मिल सके और हम इस ब्लेम गेम से बाहर आ सकें। आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।